नमस्कार साथियों, सारथी पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। हम उपस्थित हैं हिंदी विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। यदि आप यूपी टेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। और देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करना है। 4 विकल्प हैं, इनमें से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो पूज्यनीय ये गलत शब्द लिखा हुआ है, सही शब्द नहीं है। सही शब्द क्या होता है? केवल पूज्य होता है ना। पूजनीय यहाँ भी ये गलत है, पूजनीय भी गलत है। सही शब्द कौन सा है? सही वर्तनी किस शब्द में है? पूजनीय में बी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, जिसका जन्म पहले हुआ हो इसके लिए एक शब्द जो उपयुक्त हो वह लिखिए। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होता है? अनुज कहते हैं जिसका जन्म बाद में होता है। अग्रज कहते हैं जिसका जन्म पहले होता है, तो यही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अनुज जिसका जन्म बाद में होता है, द्विज जिसका जन्म 2 बार होता है, और सर्वज्ञ जो सब कुछ जानने वाला होता है उसको कहते हैं। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो इसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? सी विकल्प सही उत्तर है। वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? फिर से वर्तनी से प्रश्न है, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही है? पुरस्कार है, पुरस्कार है, पुरस्कार है या पुरस्कार? तो देखिए, सही शब्द कौन सा होगा? तो एक शब्द होता है पुरः। एक शब्द क्या होता है? पुरः होता है। और एक शब्द होता है कार। जब इनमें संधि होती है तो विसर्ग बदलता है किसमें? दंत सा में। अब दंत सा केवल एक विकल्प में है, सही रूप कौन सा है? ये पुरस्कार, ये वाला। यहाँ भी दंत सा तो है, लेकिन यहाँ रा में छोटा उ की मात्रा लगी है, जबकि संधि विच्छेद करने पर जो हमें शब्द मिलता है वो पुरुह नहीं होता है, पुरः होता है। तो हम कह सकते हैं कि वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है? डी विकल्प सही उत्तर है। पुरस्कार में संधि अगर पूछी जाती है तो विसर्ग संधि है, और संधि विच्छेद क्या होगा? पुरः प्लस कार होगा। अगला प्रश्न, सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। सजावट में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए, प्रत्यय की पहचान अंत में क्या बच रहा है? आवट। और आवट जो अंत में बच रहा है, इसका मतलब यहाँ सही विकल्प क्या हो जाएगा? बी। सजावट में आवट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, और सजावट जो है ये सजना क्रिया से बना है, भाववाचक संज्ञा है। ये सजावट क्या है? भाववाचक संज्ञा है, सजना क्रिया से आवट प्रत्यय लगा करके बना है। बी विकल्प सही उत्तर। अगले प्रश्न की बात करें, लड़का पेड़ से गिरा। इस वाक्य में कारक बताना है। तो लड़का पेड़ से गिरा, पेड़ से अलग हो रहा है, और जो अलगाव वाली बात होती है वहाँ पर अपादान कारक होता है। तो निश्चित रूप से सी विकल्प सही उत्तर है। चौराहा कौन सा समास है? चौराहा, चौराहा में देखिए पहला पद क्या है? संख्यावाची विशेषण है। चौराहा का अगर हम विग्रह करते हैं तो इसका विग्रह होता है 4 राहों का समूह। 4 राहों का क्या होता है? समूह होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? चौराहा कहते हैं। और पहला पद संख्यावाची विशेषण है, तो निश्चित रूप से द्विगु समास सही विकल्प है, सही उत्तर है। सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पुत्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। इसका मतलब यहाँ पर जो 4 विकल्प हैं, इनमें से 3 विकल्प ऐसे हैं जो पुत्री के पर्यायवाची हैं, एक विकल्प है जो पर्यायवाची नहीं है। तो दुहिता पुत्री का पर्यायवाची होता है? बिल्कुल होता है। आत्मजा भी होता है, सुता भी होता है। लेकिन पुत्री का पर्यायवाची तनया तो होता है, तनय नहीं होता है। तनया होता है, तनय नहीं होता है, और जो नहीं होता है वही हमें बताना है। ए विकल्प सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? एक बार फिर से, कौन सा पर्यायवाची नहीं है ये पूछा गया है। कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? 4 विकल्प हैं। देखिए, सरोज कमल का पर्यायवाची है, अरविंद है, पंकज है, लेकिन सलिल नहीं है। सलिल किसका पर्याय होता है? सलिल जल का पर्याय होता है। तो निश्चित रूप से सी विकल्प सही उत्तर है। जिसकी मति झट सोचने वाली हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? वाक्यांश से प्रश्न है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। जिसकी मति झट सोचने वाली हो, इसके लिए एक शब्द लिखना है। कुशाग्र बुद्धि कहेंगे, प्रत्युत्पन्न मति, या द्रुतगामी, या फिर दूरदर्शी। तो जिसकी मति झट सोचने वाली होती है उसको क्या कहा जाता है? प्रत्युत्पन्न मति कहा जाता है। जो किसी भी प्रश्न का तुरंत उत्तर ढूंढ ले, तुरंत उत्तर जिसको सूझ जाए, उसको प्रत्युत्पन्न मति
कहते हैं? बी विकल्प सही उत्तर है। निर्गुण का संधि विच्छेद बताना है। निर्गुण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, निर्गुण में संधि कौन सी है? ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि का। और इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? निहि प्लस गुण। विसर्ग के पहले जब आ से भिन्न स्वर होता है और बाद में कोई स्वर या कोई सघोष व्यंजन होता है तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। तो निहि प्लस गुण सही संधि विच्छेद है निर्गुण का। सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। चार विकल्प दिए गए हैं, 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से तत्सम शब्द पहचानना है। तो तत्सम शब्द कौन सा है? देखिए 2 शब्द तो हमारे गलत लिखे हैं, ये ना तो तद्भव है ना तत्सम है, ये 2 गलत लिखे हैं। वर्तनी इनकी अशुद्ध है, गलत है। 2 विकल्प हमारे सामने बच रहे हैं, कलश और कलश। तो ये कलश जो है ये क्या है? ये है तद्भव। ये क्या है? तद्भव है। और हमें क्या लिखना है? हमें तत्सम लिखना है। तो एक ही विकल्प अब बच रहा है, ए विकल्प। सही शब्द क्या है? तत्सम शब्द कौन सा है? कलश। ए विकल्प सही उत्तर है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनना है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध रूप कौन सा है? हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। देखिए कन्या का जब तक विवाह नहीं होता है, अभी विवाह हुआ नहीं, होने जा रहा है, और जब तक कन्या का विवाह नहीं होता है तब तक कन्या सौभाग्यवती नहीं होती है, बल्कि वो आयुष्मती होती है। हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ये वाक्य सही है, लेकिन 2 वाक्य और दिए हैं, उनको पढ़ लेते हैं। हमारी तीसरा विकल्प जो है, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रही है, यहाँ क्रिया का प्रयोग भी गलत है और सौभाग्यवती लगा है, इसलिए भी ये वाक्य गलत है। हमारी आयुष्मती कन्या का होना चाहिए, जबकि यहाँ क्या लिखा है? की, तो ये वाक्य भी गलत है। ये 3 विकल्प तो गलत हो गए, एक ही विकल्प हमारे सामने सही बचा है। कौन सा है? हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। बी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? निम्नलिखित शब्द का, अब शब्द क्या दिया है? भानुदय, और भानुदय का संधि विच्छेद बताना है। तो भानुदय का संधि विच्छेद भानु प्लस उदय होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ भानु तो सही लिखा है लेकिन उदय गलत लिखा है। सही शब्द क्या होता है? उदय। और सही शब्द क्या होता है? भानु। और जहाँ दोनों शब्द सही होंगे वहीं विकल्प सही माना जाएगा। तो यहाँ भानु सही है, उदय गलत है। यहाँ भानु गलत है और उदय भी गलत है। यहाँ उदय तो सही है लेकिन भानु गलत है। अब एक ही विकल्प शेष है, वो है भानु प्लस उदय। निश्चित रूप से ए विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। 4 विकल्प हैं, 4 वाक्य हैं, आपको बताना है कौन सा वाक्य सही है। तो चलते हैं, पढ़ते हैं चारों वाक्यों को। सबसे पहले, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। देखिए जो नवयुवक होता है वो तरुण ही होता है। नवयुवक अगर लिखा है तो तरुण लिखने की आवश्यकता नहीं है। नवयुवक के स्थान पर हम तरुण शब्द का प्रयोग करते हैं, दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए ये वाक्य गलत है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, ये भी गलत है। आगे लिखा है, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा की अच्छा प्रबंध है। यहाँ शिक्षा गलत लिखा है और इस कारण से ये वाक्य गलत है। चौथा विकल्प है, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, ये वाक्य बिल्कुल सही लिखा है। तो डी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनिए। धन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो धन का पर्यायवाची द्रव्य होता है, संपदा होता है, दौलत होता है, द्रव्य नहीं होता है। तो सही विकल्प हो जाएगा बी। धन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? द्रव्य नहीं है। बी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। लोगों ने शोरगुल करके किसको भगाया? डाकुओं को। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कारक कौन सा है? तो डाकुओं को भगाया है, को चिन्ह आ रहा है, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कर्म कारक है। डी विकल्प सही उत्तर। घुड़सवार शब्द में निम्न में से क्या है? घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? 4 विकल्प हैं। घुड़सवार रूढ़ शब्द है क्या? तो रूढ़ शब्द वो होता है जिसके सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अच्छा, क्या घुड़सवार के हम सार्थक टुकड़े कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 2 शब्द मिलेंगे इसके टुकड़े करने पर, घोड़ा और सवार, अर्थात घोड़े पर सवार।
तो दोनों शब्द सार्थक होंगे, रूढ़ शब्द नहीं है। योग रूढ़ है क्या? योग रूढ़ वो शब्द होते हैं जो दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बने होते हैं या दो शब्दों के योग से बने होते हैं और जो किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे लंबा उदर, लंबोदर बनेगा, और लंबोदर किसके लिए प्रयुक्त होता है? गणेश के लिए। तो क्या घुड़सवार ऐसे ही किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है? नहीं। जो भी घोड़े पर सवार होगा उसको हम घुड़सवार कह सकते हैं। तो ये योग रूढ़ तो नहीं है। निरर्थक है, इसका कोई अर्थ अगर निकल रहा है तो निरर्थक भी नहीं है, तो अर्थ तो निकल रहा है, इसलिए निरर्थक भी नहीं है। अब सी विकल्प बचता है यौगिक शब्द, तो बिल्कुल सही उत्तर है घुड़सवार। ये दो शब्दों के मेल से बना हुआ शब्द है, इसलिए ये यौगिक शब्द है। सी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अजायब घर कैसा शब्द है? अजायब घर देशी शब्द है क्या? अजायब घर कैसा शब्द है? तो अजायब घर क्या देशी शब्द है? अजायब घर कैसा शब्द है? चलिए ध्यान दीजिए, देशी शब्द है क्या, तत्सम है, विदेशी है या फिर संकर? तो अजायब घर दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बना है। पहला शब्द क्या है? अजायब है, दूसरा घर है। घर है तद्भव हिंदी का शब्द है और अजायब आगत शब्द है, अरबी का है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? डी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अजायब घर कैसा शब्द है? संकर शब्द है। अगला प्रश्न, आचार का विलोम शब्द क्या है? आचार का विलोम शब्द क्या है ये पूछा जा रहा है। तो आचार का विलोम शब्द विचार हो जाएगा, नहीं होगा। अत्याचार ये भी नहीं। अनाचार ये भी गलत शब्द लिखा हुआ है। सही विकल्प क्या है? बी। आचार का विलोम क्या होता है? अनाचार होता है। अगला प्रश्न है, दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। दुस्साहस में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए मूल शब्द क्या है? साहस, और साहस के पहले क्या लगा हुआ है? दुस। तो निश्चित रूप से ए विकल्प सही उत्तर है। दुस्साहस में दुस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है ये पूछा जा रहा है। तो जगन्नाथ में संधि कौन सी है? जगन्नाथ में संधि कौन सी है ये जानने के लिए सबसे पहले हम जगन्नाथ का संधि विच्छेद कर लेते हैं, और इसका संधि विच्छेद होगा जगत प्लस नाथ। अब यहाँ पर दो वर्णों का जब मेल होगा तो वो देखना है कि किस किस का मेल हो रहा है। यहाँ भी व्यंजन है, यहाँ भी व्यंजन है, और व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल हो रहा है, परिवर्तन भी व्यंजन में हो रहा है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं व्यंजन संधि है। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का। और यदि पूछा जाता है कि जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा, तो जगत प्लस नाथ होगा। अगला प्रश्न, मोर का तत्सम शब्द क्या होगा? मोर का तत्सम शब्द बताना है। मयूर होगा, मयूर होगा, मोयूर या मऊर। तो चार विकल्पों में सही विकल्प कौन सा है? सरल सा प्रश्न है, सही विकल्प है बी। मोर का तत्सम शब्द होता है मयूर। बी विकल्प सही उत्तर के साथ अगले प्रश्न की बात कर लें। अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। अभिशाप शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर देखिए, अभिशाप में मूल शब्द क्या है? शाप, और शाप के पहले जो शब्दांश जुड़ा है वही उपसर्ग हो जाएगा। तो शाप से पहले अभि जुड़ा है, इसका मतलब है कि उपसर्ग कौन सा है? अभि है। अभिशाप में अभि उपसर्ग है। वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए। वर्तनी के अनुसार सही रूप चुनना है। तो ईर्षा होता है क्या? ईर्षा होता है, या ईर्षा, या फिर ईर्ष्या? तो चार विकल्पों में सही शब्द कौन सा है? किसकी वर्तनी सही है? हम कह सकते हैं ए विकल्प सही उत्तर है, ईर्ष्या। सही शब्द कौन सा है? ईर्ष्या है। अगला प्रश्न, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनना है। चंद्रमा का पर्यायवाची कृशानु होता है क्या? नहीं होता है। कृशानु किसका पर्यायवाची होता है? आग का। निशाचर किसका होता है? राक्षस का होता है। ठीक है। और उसके बाद बचा कौन सा? तरणि। तो तरण कहते हैं किसको? सूर्य को। तो तरण पर्याय होता है सूर्य का। तो ये तो तीन विकल्प है नहीं। चंद्रमा का पर्याय पूछा गया है तो सही विकल्प हो जाएगा ए। चंद्रमा का पर्याय क्या होता है? निशाकर होता है। ए विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनिए। महादेव का पर्यायवाची क्या है? विश्वंभर है, चंद्रशेखर है, नारायण है, फिर या फिर गरुड़ध्वज है। तो चार विकल्पों में सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? महादेव का पर्यायवाची क्या होगा? तो निश्चित रूप से चंद्रमा है शिखर पर जिनके, उनको हम क्या कहते हैं? चंद्रशेखर। और चंद्रशेखर पर्याय किसका होता है? महादेव का। और अगर पूछा जाए चंद्रशेखर में समास कौन सा है, तो चंद्रशेखर में समास कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए। यथाशीघ्र में समास कौन सा है? तो यथाशीघ्र में
समास बताना है। अव्ययी भाव, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष। यथाशीघ्र में देखिए पहले पद की प्रधानता और पहला पद क्या है, अव्यय है, और जहाँ पर पहला पद अव्यय हो और उसी की प्रधानता हो वहाँ पर समास कौन सा हो जाता है, अव्ययी भाव। ए विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे। महात्मा गांधी में कैसे गुण थे, अमूल्य गुण थे। इस वाक्य में अमूल्य शब्द क्या है, अमूल्य शब्द क्या है ये बताना है। विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है या फिर क्रिया है। तो अमूल्य क्या है, किसी की विशेषता बता रहा है, और जब कोई शब्द किसी की विशेषता बताता है तो उस शब्द को हम क्या कहते हैं, उसको हम विशेषण कहते हैं। ए विकल्प सही उत्तर है यहाँ पर। अगला प्रश्न, शुद्ध कथन चुनिए। शुद्ध कथन कौन सा है, सभी संज्ञा सर्वनाम होती हैं, सभी क्रियाएं विशेषण होती हैं, सभी क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं, या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए सभी संज्ञा सर्वनाम नहीं होती हैं। सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम होता है, लेकिन संज्ञाएं सर्वनाम नहीं होती हैं, बल्कि संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द सर्वनाम होता है। ये वाक्य गलत है, ये कथन गलत है। सभी क्रियाएं विशेषण होती हैं तो कोई भी क्रिया विशेषण नहीं होती है। सभी क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। जितने भी क्रिया विशेषण हैं वो सारे क्रिया विशेषण क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। अव्यय के 4 प्रकार होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये 4 प्रकार के अव्यय होते हैं। तो क्रिया विशेषण क्या होता है, बोलिए, अव्यय होता है। सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न, सार्वनामिक एक प्रकार है। सार्वनामिक किसका प्रकार है, संज्ञा का? नहीं। सर्वनाम का? ये भी नहीं है। तो फिर किसका है, ये है विशेषण का प्रकार। सार्वनामिक किसका प्रकार होता है, विशेषण का प्रकार होता है। सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा इस अंतिम प्रश्न में। और इस प्रश्न के साथ ही ये 30 प्रश्नों की जो श्रृंखला थी यहीं पर विराम लेती है। और उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और कहीं ना कहीं ये सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। हम ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ पुनः उपस्थित होंगे अगली क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए, और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इस क्लास को लाइक और शेयर भी कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम पुनः मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।